जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे मेरे प्रिय कवि पर निबंध। आपके लिए ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। निबंध आप जानते हैं, ऐसे जो सेक्शन होता है निबंध सेक्शन, आपके प्रत्येक एग्जाम में 8 नंबर में आते हैं गुरुजी। 8 नंबर में आपके क्लास 12th में और 10 और 10th में आपको 10 नंबर में आते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अब मेरे प्रिय कवि पर निबंध देख लीजिए, हिंदी व्याकरण मेरे प्रिय कवि पर निबंध, ठीक है, निबंध लेखन है ना। ये पहला वीडियो होगा। इसके बाद जितने भी निबंध सेक्शन है सबका वीडियो हम एक एक करके अवेलेबल करवा देंगे आपको, ठीक है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है गुरुजी, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले आपको बता देते हैं, मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिखने के लिए आपको विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, जो भी प्रिय कवि आप जिसके बारे में कुछ जानते हैं उसके बारे में लिखिएगा। लेकिन आपको इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत आप इसको एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, यानी देख लीजिएगा, तो आपको भी इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न होता है उस पर हम गौर करते हैं। पहला प्रश्न होता है बच्चों का कि मेरे प्रिय कवि पर जो निबंध पूछता है ओकरा केना लिखे, है ना। देखिए इसको जो पूछेगा आपको, एगो सबसे जरूरत बात जो होता है मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिखने के लिए, उससे पहले का चीज समझिए। कहेगा कि एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। अब 200 से 250 शब्द समथिंग कितना पेज हुआ, है ना। तो याद रखिए 1.5 या 2 पेज, एक पेज नहीं 1.5 या 2 पेज, कम से कम 1.5 पेज, अधिक से अधिक 2 पेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा उसमें क्या क्या आपको गौर करना है, तो गौर करना है भूमिका, परिचय यानी जीवन परिचय, जीवन कह दीजिए परिचय, एक ही चीज हुआ यहाँ पे, रचनाएं और उपसंहार, लास्ट में जो लिखते हैं उसी को उपसंहार कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए कविता यानी हम कविता जो लिख रहे हैं वो किन के बारे में लिख रहे हैं आपको आगे बता दिया चल जाएगा, ठीक है, आगे बता दिया जाएगा। कविता, देखिए कविता सर्वोत्तम साहित्य है ना, सर्वोत्तम साहित्य विद्याओं में से एक है। कविता समाज को जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यह मानव संवेगी को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। मुझे कविता पढ़ने में अच्छा लगता है, जो मुझे आनंद और प्रेरणा देती है, आनंद और प्रेरणा देती है। मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अच्छा एक बात यहां पर गौर कीजिएगा, है ना, आपको इतना बात पूरा लिखना ही लिखना है, ठीक है, यहां तक। और इसमें आपको जो भी आपका कवि प्रिय है, मान लीजिए आप विद्यापति के बारे में कुछ जानते हैं तो एक कहीं भूमिका लिख दीजिएगा। थोड़ा भूमिका में क्या होता है, कहीं स्टार्टिंग जो टॉप लेवल का रहता है ना, तब उसके बाद जो होता है तो बीच में भी थोड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है या लास्ट में कंप्रोमाइज तो चलता है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सा मतलब औसम होना चाहिए, है ना। गॉसिस रहेगा ना थोड़ा सा, स्टार्टिंग आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा ना, तब पढ़ने के बाद राइटर जो थोड़ा मतलब जो आपको कॉपी राइटर होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, है ना, कॉपी चेक करने वाले, तो आप जैसे ही उसको मतलब वो पढ़ेंगे थोड़ा सा 2 लाइन, तो उनको लगेगा कि मतलब विद्यार्थी पढ़ा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या है कि आपको पता है कि विद्यार्थी जो होता है मतलब चीट भी कर लेता है, तो उसमें वो बुक का भाषा लिख देता है, इसलिए उसमें आपको उनको पूर्ण नंबर नहीं मिल पाता है। देखिए अब उनके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वह पटना विश्वविद्यालय से BA के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कुछ दिनों के ही अंदर निबंध के रूप में काम किया, निबंधक के रूप में काम किया, ठीक है, कुछ दिन निबंधक के रूप में काम किया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। देखिए कहते हैं उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग की सेवा की। कुछ दिनों के बाद वहां लंगर सिंह कॉलेज में मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्रधान अध्यापक हो गए, ठीक है। और 1952 ईस्वी में हुआ संसद सदस्य निर्वाचित हुए। बाद में वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। तो भागलपुर विश्वविद्यालय क्या बन गए, कुलपति बनाए गए, ठीक है। पढ़ा चेंज कर दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचनाएं अर्धनारीश्वर, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम आदि बहुत सारे रचनाएं हैं। मेरे अधिक जो पसंद करने का कारण है यह है कि मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की उनके क्रांतिकारी विचारों और देशभक्ति के लिए पसंद करता हूं, ठीक है। और हमें अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध
यानी विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा देते हैं। और उनकी रचनाओं में सबसे अच्छा मुझको अर्धनारीश्वर लगता है, ठीक है। या उनकी अद्भुत रचना, ये उनकी अद्भुत रचना है। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी, ठीक है। तो भगवान जैसे माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, है ना, उनका ही रूप का वर्णन है, ठीक है। इसमें अच्छा स्टोरी है, क्लास 12 का ये है, अच्छा निबंध है, सॉरी, है ना। उसके बाद देखिए, उसके आगे ये आखिरी स्टेप होगा। इसके बाद यहाँ के बाद आपको ये जगह देख लेना है, उसके बाद इसको द एंड हो जाएगा। देखिए, जिसमें भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का वर्णन है। और दूसरा अच्छा लगता है रश्मि रथी, जिसमें महाबली महादानी कर्ण का चरित्र चित्रण है। आप जानते हैं सब चीज कुर्बान कर देने के बाद भी कर्ण, है ना, लास्ट तक जो मतलब अपना कवच कुंडल थे वो भी दान कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कवच कुंडल निकल जाएगा तो मेरी मृत्यु जो है पूरा तरीका से पूर्ण हो सकती है, मेरा मृत्यु निश्चित है। फिर भी उन्होंने क्या किया था, तो कवच कुंडल को दान कर दिया था, ठीक है। चरित्र चित्रण है, वह अपना सारा कुछ दान में देने के बाद भी जीवन रूपी कवच को दान में दे देते हैं। यह सबसे प्रिय कवियों में से एक है, यह मेरे प्रिय सबसे प्रिय कवियों में से एक है। उनकी सभी रचनाएं अद्भुत हैं, ठीक है। पर आप चेंज कीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक विधि के सबसे महान कवियों में जगह मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दिया है ना। अब बताइएगा, ये मेरे प्रिय कवि पर जो निबंध था ये आपको कैसा लगा। और एक बात बता दें आपको, अगर ये अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।